हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ बायोलॉजी। आज के इस लेक्चर में हम बायोलॉजी के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज़ हेरिडिटी। पहले इस चैप्टर का नाम हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन हुआ करता था, लेकिन सीबीएसई ने इवोल्यूशन वाला पार्ट अब हटा दिया है। तो हमें पढ़ना क्या है? हमें सिर्फ पढ़ना है हेरिडिटी के बारे में। तो इस लेक्चर को ख़त्म करने के बाद यू वोंट फाइंड योर सेल्फ स्ट्रगलिंग विद दिस चैप्टर एनी मोर। तो मैं इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको एक टास्क दूंगा, मीन्स एक टास्क के ही साथ इस चैप्टर को हम शुरू करेंगे। एक केस मैं आपको बताऊंगा, एज्यूम करवाऊंगा और उसके बाद आपको एक टास्क दूंगा। तो केस क्या है? केस क्या है कि दो लड़के हैं, राइट। ये दोनों मार्केट में कुछ ऑब्जर्व करते हैं। क्या ऑब्जर्व करते हैं? एक लड़का जो है वो ऑब्जर्व करता है कि कुछ लोग अपने पेरेंट्स के साथ घूम रहे हैं और उनमें ये देखता है कि बहुत से लोगों का फेस उनके फादर से मैच कर रहा है, आवाज़ उनकी उनके फादर से मैच कर रही है, ठीक, उनकी हाइट मैच कर रही है। तो ये कंफ्यूज है कि ये सारे कैरेक्टर्स कैसे मैच हो रहे हैं, क्यों मैच हो रहे हैं, कैसे मैच हो जा रहे हैं ये सारे कैरेक्टर्स। अब अदर साइड ऑफ थिंकिंग देखते हैं। ये जो दूसरा लड़का है ये क्या करता है? इसको ये तो समझ में आ गया कि जो ऑफस्प्रिंग है वो पेरेंट्स के ही थ्रू आया है, राइट। तो उन पेरेंट्स के कुछ कैरेक्टर्स आ गए हैं, पर ये इसलिए कंफ्यूज है क्यों कुछ ही कैरेक्टर्स आए हैं, क्यों सारी चीज़ें सेम नहीं हैं। मीन्स अगर फेस मैच कर रहा है तो हाइट नहीं मैच कर रही है, हेयर्स नहीं मैच कर रहे हैं। कुछ लोगों में इसने ऑब्जर्व किया कि उनके फादर्स के फ्री ईयर लोब हैं, लेकिन सन के क्या हैं? अटैच्ड ईयर लोब है। आई कलर कुछ अलग है। तो ये डिफरेंसेस को नोटिस कर रहा है, और पहला वाला पर्सन सिमिलैरिटीज़ को नोटिस कर रहा है। वो क्यों परेशान है कि ये सिमिलैरिटीज़ क्यों आ रही हैं, और ये क्यों परेशान है? सिमिलैरिटीज़ के बारे में ये नहीं सोच रहा है, ये सोच रहा है ये डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं। तो इन दोनों की कंफ्यूजन को आपको दूर करना है, यही आपका टास्क है। इन दोनों की कंफ्यूजन को दूर करना आपका टास्क है। और दूर कैसे होगी ये कंफ्यूजन? इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद यू विल बी एबल टू डू इट। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, दैट इज़ हेरिडिटी। शुरू करते हैं व्हाट इज़ हेरिडिटी से। हेरिडिटी है क्या? ये सारी चीज़ें जो अभी मैंने आपको केस बताया उससे आपको हेरिडिटी समझ में तो नहीं आया होगा, पर अब आ जाएगा। हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी इज पासिंग ऑफ द कैरेक्टर्स और ट्रेट्स इनटू द ऑफस्प्रिंग थ्रू पेरेंट्स। समझ में आया? नहीं आया होगा, अब समझ लो कि जो भी प्रोजेनी है, प्रोजेनी मीन्स ऑफस्प्रिंग, जो भी ऑफस्प्रिंग है, जो भी बच्चा है, उसके अंदर पेरेंट्स के थ्रू कैरेक्टर्स या ट्रेट्स का, ट्रेट्स जब भी मैं बोलूँगा आप कैरेक्टर्स से रिफर करेंगे। ट्रेट्स का एक्चुअल मतलब होता है डिस्टिंक्टिवनेस, मीन्स स्पेशलिटी, फीचर्स, कुछ खासियत, ट्रेट्स का मतलब होता है। पर जब भी मैं ट्रेट्स बोलूँगा तो आप कैरेक्टर से रिफ़र करेंगे। तो ये कैरेक्टर्स का ही पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में इन कैरेक्टर्स का जो ट्रांसफ़र होना होता है, इसे ही हम हेरिडिटी कहते हैं। मीन्स पासिंग ऑफ द कैरेक्टर्स और द ट्रांसफरिंग ऑफ द कैरेक्टर्स इनटू द ऑफस्प्रिंग थ्रू द पेरेंट्स, दैट इज़ कॉल्ड एज हेरिडिटी। इसे ही हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि जो पेरेंट्स हैं उनसे ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स पास हो रहे हैं, राइट। तो डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं? सारे कैरेक्टर्स क्यों नहीं पास हो रहे हैं? सारे कैरेक्टर्स क्यों नहीं पास हो रहे हैं और सारे कैरेक्टर्स सिमिलर क्यों नहीं? तो इसका आपको आंसर ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रिकॉल करना पड़ेगा। कौन सा टॉपिक? रिप्रोडक्शन का टॉपिक। कैसे? क्योंकि
इसमें छुपा है इसका रीज़न। देखो कि क्यों डिफरेंसेस आते हैं किसी भी ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स में डिफरेंसेस क्यों आते हैं, इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। पहला रीज़न ये है कि जब जेनेटिक मटेरियल की कॉपीइंग होती है, जेनेटिक मटेरियल की जब कॉपीइंग होती है मींस जब सेल डिवीजन होता है और जेनेटिक मटेरियल्स की कॉपीइंग होती है, तो क्या होता है, डीएनए में बिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है स्टोर है। दिस इज सच अ ह्यूज एंड वास्ट अमाउंट। तो जब इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन की कॉपीइंग होगी सेल डिवीजन के प्रोसेस में, इतने ज़्यादा इंफॉर्मेशंस की जब कॉपीइंग होगी तो एरर अल्ट्रेशन आना ऑब्वियस सी बात है। जब आप खुद सोचिए, जब आप क्या करते हैं, आपका वर्क बहुत दिन से छूट जाता है, आप कई दिन से हॉलीडे पे होते हैं, आपका वर्क छूट जाता है और बहुत सारे पेजेस आपको आपके फ्रेंड की कॉपी से क्या करने पड़ते हैं, लिखने पड़ते हैं, देख करके कॉपी करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं आप एरर करते हैं या नहीं। तो डीएनए में तो बिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर है, तो जब उसकी कॉपीइंग होती है, जेनेटिक मटेरियल की कॉपीइंग होती है, तो कहीं ना कहीं कुछ एरर आ जाते हैं, कुछ अल्टरेशंस आ जाती हैं, जिसके वजह से जिसका आफ्टर मैथ क्या होता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि वेरिएशंस आ जाते हैं, किसमें, कैरेक्टर्स में। जिसका क्या रिजल्ट होता है, वेरिएशंस आ जाते हैं कैरेक्टर्स में। क्यों? क्योंकि जो डीएनए जो है हमारा वही तो कैरी करता है कैरेक्टर्स को। जो डीएनए है हमारा वो क्या करता है, कैरेक्टर्स को, जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को कैरी करता है, राइट। और जब हम जेनेटिक मटेरियल की कॉपीइंग होती है सेल में, तो इतने ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को कॉपी करने के टाइम पे कुछ ना कुछ अल्टरेशन आ जाती है, जो कि रिजल्ट क्या लेके आता है, वेरिएशन। दूसरा रीज़न क्या है, भी मैं आपको इस पर एक एग्जांपल देता हूँ। दूसरा रीज़न क्या है, देखिए, आपने एक बैक्टीरिया को नोटिस किया होगा कि आपने पढ़ा होगा ये चीज़ रिप्रोडक्शन चैप्टर में कि एक बैक्टीरिया जो है वो क्या करता है, दैट बैक्टीरिया अंडरगोज ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। आपने रिप्रोडक्शन के दो मोड्स को पढ़ा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रीवियस क्लासेस में कुछ ओवरव्यू कुछ याद होगा कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। जल्दी से रिकॉल करिए। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल पेरेंट्स मीन्स इंडिविजुअल पेरेंट क्या करता है, जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है विदाउट फ्यूजन। मीन्स ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और ऑफस्प्रिंग को रिप्रोड्यूस करता है विदाउट फ्यूजन। अब एग्जाम्पल देखिए, क्या होता है, एक बैक्टीरिया क्या करेगा, अपने आप को डिवाइड करेगा, 2 बैक्टीरिया में 2 से 4, इस तरीके से रिप्लिकेशन के थ्रू वो अपने नंबर्स को बढ़ाएगा और कॉलोनी बनाएगा। तो इसमें क्या पॉसिबिलिटी आती है कि जब भी जो आपके सेल में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए, तो जब भी जेनेटिक मटेरियल की कॉपीइंग होती है, तो अभी मैंने आपको जैसे बताया कि जो भी डीएनए होता है उसमें वास्ट अमाउंट में इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं, तो कहीं ना कहीं अल्ट्रेशन आ जाती है। तो अगर कॉपीइंग के वक्त कोई अल्ट्रेशन नहीं आई, तब तो जो बैक्टीरिया है वो एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा अपने ऑफस्प्रिंग में, जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एज इट इज़ कॉपी हो जाएंगी। लेकिन अगर कोई अल्ट्रेशन या एरर आता है, तब ही ऐसा पॉसिबल है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स कॉपी ना हो पाए। नहीं तो
नहीं तो सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स कॉपी हो जाएंगे ऑफ स्प्रिंग में एज इट इज़. वाई? बिकॉज दैट थिंग इज गोइंग अंडरगोइंग ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, और ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है. वहीं अगर हम ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस में क्या होता है? सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, राइट. अब दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, दोनों पेरेंट्स की अलग अलग क्या होंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे. अब उन कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होंगे? डिफरेंसेस होंगे. क्यों होंगे? क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल आ रहा है दैट जेनेटिक मटेरियल इज कमिंग फ्रॉम टू पेरेंट्स के थ्रू वो जेनेटिक मटेरियल आ रहा है, कॉम्बिनेशन है दोनों का. तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी डिफरेंस आ जाता है, राइट. तो ये क्लियर हो गया कि वेरिएशंस क्यों आ रहे हैं. क्योंकि जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? सेक्सुअल है, और उसमें टू पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, जिसका रिजल्ट क्या है? जो जेनेटिक मटेरियल आ रहा है वो कॉम्बिनेशन है, दो पेरेंट्स का कॉम्बिनेशन है. मीन्स जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कॉम्बिनेशन है दोनों पेरेंट्स की. अच्छा हाँ, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी जो भी कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफ़र होती है ऑफ स्प्रिंग में, वो दो सेट ऑफ नंबर्स में ट्रांसफ़र होगी. तो कॉम्बिनेशन की वजह से यहाँ पे वेरिएशन आ रहा है. और दूसरा रीज़न क्या है? कि एरर इन कॉपीइंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल. अब होता क्या है? जनरेशन बाय जनरेशन. जैसे आपके मम्मी पापा की एक जनरेशन हो गई, उन्हें कुछ वेरिएशन मिले होंगे, फिर आपकी जनरेशन दूसरी हुई, आपको कुछ वेरिएशन मिले होंगे, फिर आपके बाद जो जनरेशन आएगी उसके पास कुछ वेरिएशंस होंगे. तो ये क्या होती है? जनरेशन बाय जनरेशन ये वेरिएशन ऐड होने लगती है, इकट्ठा होने लगती है, जिसे हम कहते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन. एक्यूमुलेशन वर्ड का मतलब ही होता है इकट्ठा होना, एक्रीट होना, ऐड होना, ठीक. तो क्या एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन, अब क्वेश्चन एक ये आता है कि क्या एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन इम्पॉर्टेंट है? मीन्स क्या वेरिएशंस का कोई भी एडवांटेज है? आर वेरिएशन गुड फॉर अस? क्या वेरिएशन हमारे लिए अच्छा है? यस और नो बोलोगे हाँ सर अच्छा है. क्यों? इसके पीछे भी कुछ रीजंस हैं. जो वेरिएशंस हैं दैट अल्टीमेटली रिजल्ट इन द इवोल्यूशन. वेरिएशंस आर कॉजेज फॉर द इवोल्यूशन. वेरिएशन से इवोल्यूशन होता है. कैसे? अब इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि इवोल्यूशन होता क्या है. तो इवोल्यूशन तो पार्ट है नहीं, पर इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि जो ग्रेजुअल चेंज आता है, ग्रेजुअल चेंज इन द कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर जनरेशन ड्यू टू इनहेरिटेड वेरिएशंस. जो इनहेरिटेड वेरिएशंस हैं जनरेशन बाय जनरेशंस, उनके कारण जो हमारे अंदर चेंज आता है या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो चेंज आता है उसे ही हम कहते हैं इवोल्यूशन. जैसे हम कहाँ से इवॉल्व होके आए हैं? होमोसेपियंस कहाँ से इवॉल्व होकर के आए हैं? हम आए हैं एप्स से इवॉल्व होकर के.
एप्स से धीरे 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 वेरिएशंस जनरेशन बाय जनरेशंस आते गए, और वो वेरिएशंस इकट्ठा होते गए और रिजल्ट क्या हुआ, एक न्यू स्पीशीज़। तो वेरिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है? वेरिएशन इवोल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट है। वेरिएशन रिजल्ट्स इन न्यू स्पीशीज़, राइट। और किसी भी स्पीशीज़ के सर्वाइवल के लिए भी वेरिएशन इंपॉर्टेंट होते हैं। समझ में आया? इसलिए वेरिएशन ज़रूरी है, ठीक। अब इवोल्यूशन का एक और एग्जांपल, जो स्नेक्स होते हैं, स्नेक्स, देयर वॉज अ टाइम दैट स्नेक्स वर हैविंग लिम्स। स्नेक्स के पास भी पैर होते थे, पर इवॉल्व होते होते उनके पैर क्या हो गए, गायब हो गए। बट दे डू हैव रेमनेंट्स ऑफ देयर लिम्स, दे स्टिल हैव रेमनेंट्स ऑफ देयर लिम्स। रेमनेंट का मतलब होता है रिमेन, लेफ्ट ओवर। अभी भी कुछ छोटा अवशेष उनके बॉडी में मिल जाता है, उनके पैरों का। धीरे धीरे क्या हुआ, इन्वायरमेंटल प्रेशर बढ़ा, एडाप्टेशन की वजह से, बहुत सारे कॉजेज़ की वजह से जनरेशन बाय जनरेशन वो इवॉल्व हो गए, और उनके जो लिम्स हैं, उनके जो पैर हैं, सारी चीज़ें वो ख़त्म हो गई। अब वो टोटली क्रॉल करते हैं, क्योंकि पहले घने जंगलों में या कहीं कुछ ऐसे पतले एरिया में या कहीं भी जाने में उनको दिक्कत आती थी। तो वो धीरे धीरे एडाप्टेशन के थ्रू, इन्वायरमेंटल प्रेशर के थ्रू इन सारी चीज़ों का इफेक्ट पड़ता गया, और इवोल्यूशन का इफेक्ट बढ़ा दे, इवॉल्व हो गए, उनके लिम्स गायब हो गए। कैसे आया? वेरिएशंस। पहले कुछ वेरिएशन आए होंगे, फिर वेरिएशन आए होंगे, जनरेशन बाय जनरेशन एक्यूमुलेट होते गए वेरिएशन, और रिजल्ट उसका बहुत बड़ा चेंज दिखता है। उसी को हम इवोल्यूशन कहते हैं। बहुत सालों बाद, कई जनरेशन्स के गैप के बाद एक बहुत बड़ा एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन का एक बहुत बड़ा रिजल्ट दिखता है। समझ में आया? सो दैट इज़ वाई वेरिएशंस आर प्लेइंग वेरी क्रूशियल रोल एंड वेरिएशंस आर इम्पॉर्टेंट। अब आगे चलते हैं कि ये जो वेरिएशंस हैं, या ये जो ट्रेड्स हैं, मैंने आपको बताया 2 सेट ऑफ ट्रेड्स क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं ऑफ स्प्रिंग में, राइट। 2 सेट ऑफ ट्रेड्स ट्रांसफ़र होते हैं ऑफ स्प्रिंग में। एक मैटरनल साइड से आता है, एक पैटर्नल साइड से आता है। तो इनमें से कौन सा कैरेक्टर हमें एक्सप्रेस होगा, कौन सा कैरेक्टर विजिबल होगा, इसको देखते हैं कैसे होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाता हूँ। जैसे एक कैरेक्टर को मैं लेता हूँ, एक कैरेक्टर लेता हूँ मैं हाइट का, ठीक, हाइट का लेता हूँ। अब होता क्या है, एक कोई पर्सन है, टॉल है, तो उसके अंदर हाइट ट्रेट एक कैरेक्टर है, हाइट, उस ट्रेट के एलाइल्स। अब एलील्स होते क्या, जो एक ट्रेट होता है ना, एक कैरेक्टर जो होता है, उसकी जीन के डिफरेंट फॉर्म को, वेरिएशन को ही हम एलील्स कहते हैं। जैसे कोई टॉल पर्सन है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, उसके पास कैपिटल टी एलील्स होंगे। कैपिटल टी और कैपिटल टी, देखो एलील्स को डिनोट करने का तरीका होता है कैपिटल और स्मॉल में, ठीक। ट्रेड्स को डिनोट करने का तरीका होता है को कैपिटल और स्मॉल में लिखते हैं। अभी आपको आगे सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो जैसे मैंने एक पर्सन को लिया, उसको, ये क्या है, उसकी हाइट के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये क्या है, टॉल है, तो मे बी इसके अंदर जो ट्रेट होगा वो टी का होगा, राइट। टी का मतलब हुआ कंप्लीटली टॉल, यानी प्योर टॉल मीन्स उसके फादर भी टॉल और मदर टॉल। ऑफ स्प्रिंग में क्या आया, कैपिटल टी। अब देखिए होता क्या है, ये पहली कंडीशन हो गई। अब सेकंड कंडीशन में क्या हो सकता है, मे बी उसके फादर से उसके अंदर आया हो कैपिटल टी, लेकिन उसकी मदर से उसके अंदर आया हो स्मॉल टी, तो भी रिजल्ट क्या आएगा, टॉल। ऐसा क्यों है?
ऐसा क्यों? देखो ये जो है ना टी और टी, इसको ऐसे समझो, फादर से क्या आया? टी, और मदर से भी क्या आया? टी। रिजल्ट क्या हुआ? टॉल। इसको हम कहेंगे प्योर टॉल। दोनों एलील्स क्या हैं? टॉल है। दोनों एलील्स कैपिटल टी है, मीन्स टॉल है। अब दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? फादर से क्या आया? कैपिटल टी। फादर से क्या आया? कैपिटल टी। लेकिन मदर से क्या आया? स्मॉल टी। इस कंडीशन में भी जो रिज़ल्ट होगा, जो ऑफस्प्रिंग होगा, वो टॉल ही होगा, क्योंकि ये जो कैपिटल टी है वो डोमिनेटिंग इन नेचर होता है, और जो भी ट्रेट डोमिनेट करता है वही विजिबल होता है। जो भी ट्रेट डोमिनेट करेगा वो विजिबल होगा। जो स्मॉल टी है वो क्या है? रिसेसिव है। रिसेसिव मीन्स कमज़ोर है, वो डोमिनेट नहीं कर पाएगा, तो वो विजिबल नहीं होगा, तो वो विजिबल नहीं होगा। अच्छा, ये है क्या टी टी? ये क्या है? जेनेटिक मेकअप है। जेनेटिक मेकअप फॉर अ ट्रेट, जिसको हम क्या कहते हैं? जीनोटाइप। जीनोटाइप। और ये टॉलनेस क्या है? ये टॉलनेस क्या है? फिजिकल ऑब्जर्वेबल अपीयरेंस है, जिसे हम क्या कहते हैं? फिनोटाइप। मीन्स जो जेनेटिक मेकअप है, जो जेनेटिक कंपोजिशन है, उसे हम कहेंगे जीनोटाइप, लेकिन जो हमें दिख रहा है उसे हम क्या कहेंगे? फिनोटाइप। इतना समझ में आ गया? तो क्या आप किसी भी एक टॉल पर्सन को देख करके बता सकते हो कि उसका जेनेटिक मेकअप कैसा है? कि वो टी टी है या फिर वो टी स्मॉल टी है? कैपिटल टी है या स्मॉल टी और कैपिटल टी है? एक चीज़ ध्यान रखना, जो डोमिनेटिंग होता है उसको हम कैपिटल से लिखते हैं और वही आगे आता है, जो रिसेसिव होता है वो बाद में आता है। समझ में आ गया? तो किसी भी पर्सन को वो टॉल हो तो हम ये नहीं बता सकते कि उसका जीनोटाइप कैसा रहा होगा, कैपिटल टी होगा या कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। समझ में आ गया? लेकिन अगर वो शॉर्ट है, अगर वो शॉर्ट है तो हम बता लेंगे कि उसका जो जीनोटाइप होगा वो स्मॉल टी ही होगा, क्योंकि रिसेसिव तभी अपीयर होता है जब दोनों एलील्स क्या हों? रिसेसिव हों। दोनों एलील्स जब रिसेसिव होंगे तभी वो रिसेसिव वाला अपीयरेंस हमें शो होता है, नहीं तो हमें जो डोमिनेटिंग होगा वो शो होगा। समझ में आ गया? जीनोटाइप में एक चीज़ और समझो, ये जो है ना, एक तो हमने क्या देखा? कैपिटल टी। एक हमने देखा कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक। और एक और अगर हम देखें स्मॉल टी, ये तीनों जो जीनोटाइप हैं, इसमें ये जो है ये है हमारा होमोजाइगस। ये भी हमारा क्या है? होमोजाइगस। क्यों होमोजाइगस है ये? देखो, होमो का मतलब होता है सेम। इसमें आप अगर नोटिस करें तो ये ट्रेट और ये ट्रेट मीन्स ये एलील्स और ये एलील्स दोनों क्या है? सेम है। जब दोनों एलील्स किसी भी ट्रेट के लिए जब दोनों एलील्स सेम होते हैं तब वो क्या होंगे? होमोजाइगस। यहाँ पे भी आप देखें तो दोनों एलील्स हाइट के लिए सेम है, जिसे हम कहेंगे होमोजाइगस। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। ये है डोमिनेटिंग होमोजाइगस, ये है रिसेसिव होमोजाइगस। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, ये क्या है? ये है
हेटेरोजाइगस। अब हेटेरोजाइगस क्या होते हैं? हेटेरो मीन्स अलग अलग, जैसे आपने होमोजीनियस हेटेरोजीनियस मिक्सचर पढ़ा होगा। होमोजीनियस मिक्सचर में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सेम होते हैं, हेटेरोजीनियस मिक्सचर में अलग अलग होते हैं। होमोफोन्स आपने पढ़ा होगा, एक तरह साउंड करने वाले जो भी वर्ड्स होते हैं। तो होमो क्या दिखाता है? सेम को शो करता है, हेटेरो डिफरेंट को शो करता है। तो हेटेरो में क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो एलील्स हैं वो एक कैपिटल है एक स्मॉल है, दोनों डिफरेंट हैं। दैट इज़ वाई दिस इज़ हेटेरोजाइगस। एक कैरेक्टरिस्टिक के लिए जो जीन्स के अलग वेरिएशंस यूज़ होते हैं उन्हें हम एलील्स कहते हैं। फॉर्म जो अलग यूज़ होते हैं वो एलील्स होते हैं। जब दोनों एलील्स सेम होंगे तो होमोजाइगस होगा। इट मे बी रिसेसिव और इट मे बी डोमिनेटिंग। लेकिन जब एक एलील डिफरेंट है और दूसरा एलील उससे डिफरेंट है तो हेटेरोजाइगस होगा। जीनोटाइप क्या है? जेनेटिक मेकअप फॉर अ ट्रेट इज जीनोटाइप। और वहीं ऑब्जर्वेबल फिजिकल अपीयरेंस जो है वो क्या है? फिनोटाइप। समझ में आ गया? ये सारे टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए। जीनोटाइप क्या है? अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट, क्या जितने भी कैरेक्टर्स हमारे अंदर हैं वो इनहेरिट होकर के आए हैं या वेरिएशंस के थ्रू आए हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। जैसे आपने किसी को देखा कि किसी के फादर हैं, उनको इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन वहीं उनके सन को इंग्लिश बहुत अच्छी आती है। इससे क्या पता चल रहा है? क्या ये इनहेरिटेड कैरेक्टर है? बोलोगे नहीं। तो ये क्या है बेटा? ये है एक्वायर्ड। हमारे अंदर कैरेक्टर्स दो तरीके से आते हैं, एक तो इनहेरिटेंस के थ्रू, एक आते हैं कैसे? एक्विजिशन के थ्रू। तो जो एक्विजिशन के थ्रू हमारे अंदर कैरेक्टर्स आते हैं उसमें हम क्या कहते हैं? एक्वायर्ड ट्रेट्स या एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। और जो इनहेरिटेंस के थ्रू आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेड ट्रेट्स। तो आप डिफ्रेंशिएट करने के में एबल हो या नहीं हो? कोई क्रिकेट बहुत अच्छा खेल रहा है तो क्या ज़रूरी है उसके बच्चे भी अच्छा क्रिकेट खेलेंगे? ऐसा तो ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। कोई बहुत अच्छा चेस खेलता है तो क्या उसके बच्चे भी अच्छा चेस खेलेंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन किसी का ब्लड ग्रुप ए है, मे बी उसके जो बच्चे हों उनमें से किसी का ब्लड ग्रुप ए हो। ये सब नो। किसी की हाइट बहुत अच्छी है, मे बी उनके ऑफस्प्रिंग में जो भी लोग हों उनकी भी हाइट अच्छी हो, राइट? किसी का स्किन टोन बहुत फेयर है, मे बी उनके बच्चों का भी स्किन टोन बहुत फेयर हो। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं। इनहेरिटेड ट्रेट्स आपको एंसेस्टर्स से, फोरफादर से, पेरेंट्स से मिलते हैं और आपके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, राइट? लेकिन एक्वायर्ड जो ट्रेट होते हैं ना तो वो आपको अपने एंसेस्टर, फोरफादर से, पेरेंट्स से मिलेंगे और ना ही आपके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होंगे। समझ में आ गया? एग्जाम्पल, लैंग्वेज। अगर मैं लैंग्वेज पूछूं आपसे कि लैंग्वेज क्या है, एक्वायर्ड है या इनहेरिटेड है? खुद सोचो। साउथ इंडिया में कोई पैदा हो गया, ठीक, लेकिन साउथ इंडियन फैमिली में कोई पैदा हुआ बच्चा, लेकिन वो पला बढ़ा नॉर्थ इंडियन फैमिली में। वो पला बढ़ा कहाँ पे? नॉर्थ इंडिया में। तो बताओ क्या उसे तमिल आएगी, तेलुगु आएगी या उसे हिंदी आएगी? बोलोगे हिंदी आएगी सर, ठीक। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है? उसने जिस चीज़ को एक्वायर किया, जिस लैंग्वेज को उसने एक्वायर किया, वो लैंग्वेज वो सीख पाया, ठीक। तो इसलिए लैंग्वेज क्या है? एक एक्वायर्ड ट्रेट है, ना कि इनहेरिटेड ट्रेट है। समझ में आ गया? वहीं जो उसका स्माइल होगा, उसका हेयर होगा, उसका स्किन टोन होगा, उसकी हाइट होगी, ये सारी चीज़ें, आई कलर, ब्लड ग्रुप, इन्नेट इम्यून क्या होता है?
जो इम्यून आपको जन्मजात मिलता है, इनेट का मतलब जन्मजात, जन्मजात आपके पास एक इम्यून सिस्टम होता है, वो आप इनहेरिटेंस में लेकर के आते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इनहेरिटेड कैरेक्टर्स हैं। समझ में आया? अब आगे चलते हैं, कैसे एक्सप्रेस होंगे कैरेक्टर्स, ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। जो भी डोमिनेटिंग ट्रेट होंगे, जो भी डोमिनेटिंग ट्रेट होंगे वो हमें क्या होंगे, विजिबल होंगे। जो रिसेसिव होंगे वो विजिबल नहीं होंगे, वो विजिबल तभी होंगे जब दोनों एलील्स क्या होंगे, रिसेसिव होंगे। किसी शॉर्ट हाइट वाले आदमी को आप देख के ये चीज़ गेस कर सकते हो कि इसके जो एलील्स होंगे वो दोनों स्मॉल टी होंगे, लेकिन जब आप किसी अच्छे हाइट वाले इंसान को देखते हो तो आप ये बिल्कुल नहीं बता सकते कि उसके एलील्स कैपिटल टी स्मॉल टी हैं या प्योर टॉल हैं, यानी दोनों कैपिटल टी हैं। समझ में आ गया यहाँ तक? अब आगे चलते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में पूरी, इन सारी चीज़ों के कंसेप्ट को, इन सारी चीज़ों के बारे में, हेरिडिटी के बारे में बहुत सारे लोगों ने रिसर्च की, बहुत सारे साइंटिस्ट ने रिसर्च की, पर बहुत ही प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन बायोलॉजी को मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स से जोड़ करके बहुत ही प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन को कंक्लूड एक साइंटिस्ट ने किया, जिनका नाम था मेंडल, जिनका नाम था मेंडल। अब क्या होता है कि मेंडल कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, बहुत ही हाई अलर्ट, एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना। मेंडल जो कि फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहे जाते हैं, कौन, मेंडल। तो ये क्या करते हैं, ये कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। एक्सपेरिमेंट किस पे करते हैं, पी प्लांट पे करते हैं। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सेटाइवम। ये क्या करते हैं, पी प्लांट पे कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं और उस एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करते हैं और कंक्लूड करते हैं, जिसके थ्रू वो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस देते हैं। वो हेरिडिटी पे 3 लॉ कंक्लूड करते हैं एक्सपेरिमेंट के बाद। अब एक्सपेरिमेंट क्या है पहले उसको समझते हैं, फिर हम चलेंगे लॉज पे। तो एक्सपेरिमेंट किस पे परफॉर्म किए, पी प्लांट पे। अब क्वेश्चन ये है कि क्यों पी प्लांट को ही इन्होंने चुना, क्यों इन्होंने पी प्लांट को ही सेलेक्ट किया। पी प्लांट की कुछ खासियत होती है जिसकी वजह से पी प्लांट एक परफेक्ट प्लांट था इनके एक्सपेरिमेंट के लिए। क्या क्या खासियत होती है पी प्लांट में? पहली चीज़, जो पी प्लांट होता है उसमें जो ट्रेट्स हैं उसके कंट्रास्ट विजिबल होते हैं, बहुत सारे ट्रेट्स के कंट्रास्ट विजिबल होते हैं, जैसे कि हाइट, टॉल, शॉर्ट, फ्लावर की कलर डिफरेंस, सीड राउंड, रिंकल्ड, ये सारे ट्रेट्स बहुत ही विजिबल होते हैं आसानी से। एक पहला कंडीशन हो गया, एक पहला रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न जो है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन कैपेबिलिटी होती है पी प्लांट में। और तीसरा रीज़न था कि शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है। बाइनियल प्लांट होते हैं ये, मीन्स एक साल में आप पी प्लांट के 2 जनरेशन्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। 2 जनरेशन का मतलब आप समझ रहे हैं, मीन्स एक पी प्लांट आया, उसका ऑफ स्प्रिंग आपने रिप्रोड्यूस कराया, फिर इस ऑफ स्प्रिंग से भी आपने एक जनरेशन रिप्रोड्यूस कराई। तो आप एक साल में इस तरह की चीज़ें क्या कभी ह्यूमन में नोटिस कर सकते हैं बेटा? कभी नहीं, कभी भी नहीं। लेकिन पी प्लांट में आप एक ही साल में 2 जनरेशन नोटिस कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। दैट इज़ वाई पी प्लांट वॉज परफेक्ट फॉर देयर एक्सपेरिमेंट।
अब इन्होंने किया क्या, पी प्लांट को लिया और क्या किया, एक इन्होंने प्लांट लिया प्योर टॉल, मीन्स दोनों एलील्स क्या हैं, कैपिटल टी, और एक इन्होंने लिया प्योर शॉर्ट, मीन्स दोनों एलील्स क्या हैं, स्मॉल टी। इसी वजह से ये प्योर शॉर्ट है और ये प्योर टॉल है। अब इन्होंने क्या किया, क्रॉस करा दिया। मोनो हाइब्रिड क्रॉस इसे कहते हैं। जब हम एक कैरेक्टरिस्टिक की स्टडी करते हैं हम कहते हैं इसे मोनो हाइब्रिड। ठीक। रिजल्ट क्या आया, F1 मीन्स पहली जनरेशन का रिजल्ट क्या आया, इन्होंने देखा। अब आप खुद देखिए, यहाँ से टी आएगा, ठीक, फिर एक टी यहाँ से आएगा, फिर एक टी यहाँ से आएगा, एक सेकेंड, फिर एक टी यहाँ से आएगा और फिर ये यहाँ से आएगा, ठीक। ऐसे ही ये यहाँ, ये यहाँ, तो क्या मिल गया, ये पहली जनरेशन मिल गई। अब इस जनरेशन में आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, अभी मैंने आपको क्या बताया है, डोमिनेटिंग ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट के बारे में। आप यहाँ पे क्या देखेंगे, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, इसका मतलब फिनोटाइप क्या होगा बेटा, फिनोटाइप अपीयरेंस क्या होगी, टॉल। यहाँ पर भी सेम चीज़ है, मीन्स जहाँ पर भी एक भी कैपिटल टी आ गया तो कैपिटल टी क्या है, डोमिनेटिंग इन नेचर है, तो फिनोटाइप क्या हो जाएगा, टॉल हो जाएगा, अपीयरेंस क्या हो जाएगा, टॉल हो जाएगा, ठीक। तो इन्होंने क्या कंक्लूड किया, तो F1 में जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ थी सब टॉल थी, सब क्या थी, टॉल थी। फिर इन्होंने क्या किया, इसका सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया, सेल्फ क्रॉस करा दिया F2 जनरेशन को ऑब्जर्व करने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, F2 जनरेशन को ऑब्जर्व करेंगे। अब यहाँ से हम दो ले लेते हैं, टी स्मॉल टी, और क्रॉस करा देते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। यहाँ से आ जाएगा कैपिटल टी, राइट, यहाँ से भी आ जाएगा कैपिटल टी, फिर यहाँ से आ जाएगा कैपिटल टी, अब की बार यहाँ से आ जाएगा स्मॉल टी। अब यहाँ से आ जाएगा स्मॉल टी, लेकिन स्मॉल टी को हम बाद में लिखेंगे क्योंकि कैपिटल टी जो है वो डोमिनेटिंग है। यहाँ से आ गया स्मॉल टी, हाँ, और यहाँ से आ गया कैपिटल टी, राइट, फिर यहाँ से आ गया स्मॉल टी और यहाँ से आ गया स्मॉल टी। अब आप देखिए, अब इस रिज़ल्ट को देखने के बाद मेंडल जी एकदम शॉक हो गए। क्यों शॉक हो गए? उन्होंने क्या कंक्लूड किया, इसकी सारी पॉसिबिलिटीज़ उन्होंने देखा, यही पॉसिबिलिटीज़ होंगी, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटीज़ होंगी नहीं। तो आप इसमें क्या चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि यहाँ पे तो सर कैपिटल टी आ गया, यानी कि टॉल होगा, यहाँ पर भी कैपिटल टी, ये तो प्योर टॉल होगा, दोनों एलील्स क्या हैं, कैपिटल टी। ये प्योर टॉल तो नहीं होगा पर होगा टॉल, क्योंकि यहाँ पे एक डोमिनेटिंग टी है। ये भी होगा टॉल क्योंकि यहाँ पे भी एक डोमिनेटिंग टी है। पर यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे दोनों रेसेसिव हैं, मीन्स ये हो जाएगा शॉर्ट, ये हो जाएगा शॉर्ट। तो अब इसका हम रेशियो निकाल लें,
फिनोटिपिक और जीनोटिपिक दोनों निकाल लें, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक दोनों निकाल लें। तो सबसे पहले हम जीनोटिपिक निकालते हैं। जीनोटाइप का रेशियो क्या होगा, जीनोटाइप का रेशियो क्या होगा? जीनोटाइप के रेशियो में आप देख रहे हैं, एक प्योर टॉल है, एक लिख लिया। अब दो क्या है, प्योर टॉल नहीं है, दो क्या है, प्योर टॉल नहीं है, और एक ये लास्ट वाला क्या है, प्योर स्मॉल है, शॉर्ट है। तो इसका रेशियो क्या आ गया, 1:2:1, 1:2:1। क्यों आ गया? क्योंकि 1 किसको डिनोट कर रहा है, प्योर टॉल को, 2 किसको डिनोट कर रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी को। मीन्स इसमें रिसेसिव शॉर्ट तो है, लेकिन ये डोमिनेट करेगा क्या, टॉल ही। और 1 ये लास्ट वाला किसको शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है प्योर शॉर्ट को। ठीक, अब हम फिनोटिपिक देख लें। फिनोटाइप में क्या हुआ, फिनोटाइप में इन्होंने नोटिस किया, फिनोटाइप में इन्होंने नोटिस किया ये जो 3 हैं, ये जो 3 हैं ये तो टॉल होंगे, ये तो टॉल होंगे, तो ये आ गया टॉल का रेशियो। लेकिन ये जो लास्ट वाला है ये क्या होगा, शॉर्ट होगा, ये क्या होगा, शॉर्ट होगा। मीन्स 75% जो पॉसिबिलिटी है वो है टॉल की, 25% पॉसिबिलिटी किसकी है, शॉर्ट की। समझ में आया, समझ में आया? अगर हम 4 प्लांट्स की 4 ऑफ स्प्रिंग की बात करें तो 4 में से पॉसिबिलिटी है कि 3 जो होंगे वो टॉल ही होंगे, बाकी जो बचा 1 होगा वो शॉर्ट होगा। ये तो हो गया मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस का प्रैक्टिकल हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया। फिर उन्होंने क्या किया, यहीं पे वो रुके नहीं, मेंडल जी यहाँ नहीं रुके। मेंडल जी ने क्या किया, फिर डाई हाइब्रिड क्रॉस किया। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? डाई हाइब्रिड क्रॉस वो होता है जिसमें हम डाई मतलब 2, मीन्स हम 2 कैरेक्टर्स, 2 ट्रेट्स को यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, 2 ट्रेट्स को हम स्टडी करने वाले हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। इसमें उन्होंने क्या लिया, अब देखिए इसमें आप कोई भी 2 कैरेक्टर ले सकते हैं। मैं आपको हाइट और सीड के कैरेक्टर के ऊपर आपको मैं यहाँ पे इलस्ट्रेट कर दूंगा, टॉलनेस और राउंड या रिंकल्ड सीड के ऊपर मैं आपको यहाँ पे इलस्ट्रेट कर दूंगा। आप कैरेक्टर चेंज करके इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। आपके एनसीईआरटी में फ्लावर्स के ऊपर दिया है, ये फ्लावर के कलर के ऊपर दिया है। तो कैरेक्टर्स आप कोई भी 2 कैरेक्टर्स को आप ले सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में इन्होंने क्या किया, 2 कैरेक्टर्स को स्टडी किया, जैसे कि प्योर टॉल को मैं क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल टी, और प्योर राउंड जिसको मैं लिख सकता हूँ कैपिटल आर। और दूसरी साइड इन्होंने क्या लिया, प्योर शॉर्ट और प्योर रिंकल्ड, यानी स्मॉल आर जिसको मैं डिनोट कर रहा हूँ स्मॉल आर से। देखो जो भी डोमिनेटिंग होगा, फिर से एकदम ध्यान रखना, जो डोमिनेटिंग होगा उसको कैपिटल से लिखेंगे और कैपिटल वाला हमेशा पहले आएगा लिखते समय। ठीक, अब इन्होंने क्या किया, क्रॉस करा दिया। तो जो पहली जनरेशन आई, जो फर्स्ट जनरेशन आई उसके लिए आप कितनी भी पॉसिबिलिटीज़ निकालो, पॉसिबिलिटीज़ निकल के आएंगी कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, यही पॉसिबिलिटीज़ आएंगी। कितनी भी कोशिश कर लो आप, यहाँ से टी कैपिटल टी आ गया, यहाँ से स्मॉल टी आ गया, यहाँ से कैपिटल आर आ गया, यहाँ से स्मॉल आर आ गया। कितनी भी बार आप ट्राई करेंगे पॉसिबिलिटी यही आएगी, इसके अलावा कुछ नहीं आएगी। तो ये तो F1 जनरेशन मिल गई, अब क्या करेंगे, F1 जनरेशन में
क्या करेंगे, फिर से सेल्फ क्रॉस कराएंगे, फिर से ये सेल्फ क्रॉस कराएंगे, तब क्या मिलेगा, F2 जनरेशन मिलेगी। F2 जनरेशन में इन्होंने ड्रामेटिकल चेंज देखा। कैसे, देखो यहाँ पे F2 जनरेशन में क्या होगा, एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर, इसका क्रॉस कराएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, यही होगा ना, यही होगा ना। अब बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से समझना। अब क्या होगा यहाँ पे एक तो मेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा, एक फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा, तभी क्रॉस होगा, राइट। मेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा, तभी क्रॉस होगा। तो क्रॉस तो मैं वैसे भी करके दिखा सकता हूँ, पर आपको ईजी पड़े, ईजिली समझाने के लिए मैं ऐसे लिख देता हूँ। यहाँ मैं यहाँ मेल गैमीट को इंडिकेट कर रहा हूँ, और पहले मेल गैमीट को ही इंडिकेट कर लेते हैं। तो इसमें क्या आएगा, एक तो कैपिटल टी कैपिटल आर, ठीक, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, फिर स्मॉल टी स्मॉल आर। अब देखो यहाँ पे ये मत सोचना सर आपने कहा था कि कैपिटल वाले को आगे रखेंगे, आप तो स्मॉल वाले को आगे रख दिए। ये बेटा ये अलग दोनों ट्रेट हैं, ये अलग, जब एक ही ट्रेट के एलील्स को कंपेयर करेंगे तब उसमें जो कैपिटल होगा उसको आगे रखेंगे। समझ में आया, समझ में आया, ठीक। अब ये मेल गैमीट हो गए सारे, ये मैं आपको एग्जांपल के लिए ये बता रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सारे फीमेल्स को, सेम पॉसिबिलिटीज़ आएंगी या नहीं, सेम पॉसिबिलिटीज़ फीमेल के लिए भी आएंगी या नहीं, बोलोगे हाँ सर। तो क्या क्या आएगा, ये मैं फीमेल के लिए लिख रहा हूँ, अब फीमेल के लिए क्या क्या आएंगी पॉसिबिलिटीज़, ये देखिए आप, वही कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, और स्मॉल टी स्मॉल आर, यही पॉसिबिलिटीज़ आएंगी ना। अब हमें क्रॉस कराना है, अब हमें क्रॉस करा के रिजल्ट लाना है। अभी तक हमने इन कैरेक्टर्स के लिए क्या किया था कि गैमीट फॉर्मेशन किया था, कि जिन्हें हम क्रॉस करा के इजी रिजल्ट आपको यहाँ पे शो कर पाए। तो एक पॉसिबिलिटी क्या आई, टी आर कैपिटल टी कैपिटल आर, यहाँ से कैपिटल टी आया, यहाँ से कैपिटल आर आया, ठीक, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, और स्मॉल टी स्मॉल आर, ये आ गया, ठीक। क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें ईजिली समझ में आ जाएं, एक टेबल बना लेते हैं। ठीक, अब देखते हैं क्या आएगा रिजल्ट क्या आएगा। इसको इससे क्रॉस कराएंगे, क्या आएगा, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर, इसको इससे कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये आ गया। आप कैरेक्टर बदल के, ट्रेट बदल की इसकी प्रैक्टिस करना ज़रूर, वरना यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे इससे इसको कराएंगे, देखो क्रॉस करने का तरीका क्या होता है, मैंने इससे इसको क्रॉस कराया, फिर इससे इसको क्रॉस कराया, फिर इससे इसको क्रॉस कराया, फिर इससे इसको क्रॉस कराया। अगर आप हॉरिजेंटली चलेंगे
तो आप इससे इसको क्रॉस कराएंगे, इससे इसको, इससे इसको, इसको, इन दोनों को। चल क्यों नहीं रहा? ठीक। अब क्या करते हैं, अब इस वाले कॉलम को फिल करते हैं, ऐसे क्रॉस कराएंगे, राइट। तो यहाँ पे आएगा क्या, यहाँ पे आएगा क्या, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल आर, स्मॉल आर। ठीक। कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। फिर क्या आएगा, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल आर, स्मॉल आर। ऐसे ही इस रो को भी फिल कर लेंगे। क्या आएगा, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर। इसमें क्या होगा, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। फिर कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल आर, स्मॉल आर। फिर स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। और लास्ट में स्मॉल टी, स्मॉल आर, स्मॉल आर। तो ये रिज़ल्ट आया। अभी आपको बहुत ज़्यादा कुछ इसमें इनसाइट नहीं पता चल रही होगी, लेकिन हुआ क्या इसमें, अगर हम आपको यहाँ पे इसका रेशियो निकालें, हम आपको एक इनसाइट कैसे इसकी दिखेगी, इसका देखो, जीनोटिपिक रेशियो निकालना तो यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं। फिनोटिपिक रेशियो, यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो में क्या दिखा, यहाँ अब अगर आप देखें तो प्योर टॉल और प्योर राउंड, कितने मिल जाएंगे? अगर आप काउंट करेंगे प्योर टॉल और प्योर राउंड, आपको यहाँ पे अगर आप काउंट करेंगे टॉल एंड राउंड कितने मिलेंगे, तो आप काउंट करेंगे तो आपको मिलेंगे 9 आपको मिलेंगे, जो कि टॉल एंड राउंड होंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब उनके एलाइल्स में कैपिटल टी और कैपिटल आर प्रेजेंट होगा। कैपिटल टी और कैपिटल आर कितने में प्रेजेंट होगा, 9 में। और फिर 3 ऐसे मिलेंगे जो कि क्या है, टॉल तो हैं पर रिंकल्ड, मीन्स कैपिटल टी और स्मॉल आर। फिर 3 ऐसे मिलेंगे जो कि शॉर्ट हैं पर राउंड हैं, मीन्स स्मॉल टी है और कैपिटल आर है। फिर आपको एक सिर्फ ऐसा मिलेगा जो कि शॉर्ट है और रिंकल्ड है। तो रेशियो क्या आ गया, 9:3:1। 9 क्या है, टॉल है राउंड है, 3 क्या है, टॉल है रिंकल्ड है, फिर 3 क्या है, स्मॉल है राउंड है, और ये लास्ट वाला जो है स्मॉल और रिंकल्ड, सिर्फ एक पॉसिबिलिटी। 16 में से सिर्फ एक पॉसिबिलिटी आपको ऐसी मिली जो स्मॉल एंड रिंग। समझ में आया? देखो यहाँ पे टॉल राउंड 1 2 3 4 5, टॉल राउंड 6, टॉल राउंड 7 8 और 9। पता कैसे चल रहा है टॉल राउंड? कैपिटल टी कैपिटल आर जहाँ पे आ गया वो टॉल एंड राउंड का कैरेक्टर लेकर के चलेगा। अब
जहाँ पे टी और स्मॉल आ रहा है वो टॉल पर रिंकल का लेके चलेगा, 3 होंगे। 3 और कैसे होंगे? स्मॉल बट राउंड, और एक सिंगल सिर्फ कैसा है? स्मॉल भी है और रिंकल्ड भी है। तो ये इंसाइट निकल के आई। इस इंसाइट के बेसिस पे मेंडल जी ने 3 लॉज को कंक्लूड किया। इस इंसाइट के बेसिस पे मेंडल जी ने 3 लॉज को कंक्लूड किया। पहला लॉ क्या है? पहला लॉ क्या है? देखो, तीनों लॉ क्या क्या है? एक तो है लॉ ऑफ सिग्रीगेशन, एक है लॉ ऑफ डोमिनेंस, और एक है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एक एक करके सारे लॉ को हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस को समझते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? व्हेन टू कंट्रास्टिंग एलील्स आर प्रेजेंट, वन एलील will be expressed by itself and other will remain hidden। मीन्स जब दो कंट्रास्टिंग एलील्स प्रेजेंट होंगी तो एक एलील जो होगी वो जो डोमिनेटिंग नेचर की होगी वो विजिबल होगी, दूसरी जो रिसेसिव नेचर की होगी वो हिडन होगी। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था, आप किसी भी टॉल पर्सन को देख करके नहीं बता सकते कि वो कैपिटल टी यानी प्योर टॉल है या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी है। दोनों के केस में विजिबिलिटी तो फिजिकल अपीयरेंस तो टॉल की ही होगी, लेकिन यहाँ पे रेसेसिव एलीज भी यहाँ पे प्रेजेंट है जो कि स्मॉल वाला है, जो कि रेसेसिव इन नेचर। समझ में आ गया? यही कहता है हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस की जो भी डोमिनेट करेगा वो विजिबल होगा, और जो रेसेसिव इन नेचर होगा वो हिडन होगा। बस खत्म। पहला लॉ क्या कह रहा है? पहला लॉ, जो डोमिनेट करेगा वो दिख जाएगा, जो कमज़ोर होगा रेसेसिव होगा वो नहीं दिखेगा। बस खत्म पहला लॉ। अब दूसरे लॉ पे चलते हैं। दूसरा लॉ क्या है? लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। लॉ ऑफ सिग्रीगेशन, ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि जब गैमीट फॉर्मेशन होगा तो जो भी 2 एलील्स होंगी एक ट्रेट की वो सिग्रीगेट हो जाएंगी, और ईच गैमीट के पास, हर एक गैमीट के पास सिर्फ एक एलील रह जाएगा। समझ में आया? मीन्स जब भी सेक्स सेल यानी गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा? जो भी, जैसे ये है एक टी कैपिटल एक टी स्मॉल, इन दोनों एलील्स में से कोई एक एलील ही रहेगा और बाकी दूसरा सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। मीन्स ये क्या कह रहा है? ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन द 2 एलील्स ऑफ अ ट्रेट आर सेग्रीगेटेड एंड ईच गैमीट विल कैरी ओनली 1 एलील। ईच गैमीट विल कैरी ओनली 1 एलील। ठीक, अब चलते हैं, ये भी हो गया। अब चलते हैं लास्ट लॉ जो कि है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ क्या कहता है कि द इनहेरिटेंस ऑफ वन ट्रेट will independently work without coming under the influence of any other trait। मीन्स जो भी इनहेरिटेंस होगा एक ट्रेट का वो इंडिपेंडेंट होगा, वो दूसरे ट्रेट के इनहेरिटेंस के इन्फ्लुएंस में नहीं आएगा। जैसे कि हमने बात किया था टॉल और राउंड का। तो टॉल कोई भी पॉसिबिलिटी टॉल है
या राउंड है, ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे। ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे। कोई राउंड है उसकी वजह से कोई टॉल या शॉर्ट नहीं होगा, या दोनों एक दूसरे को किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस या इफेक्ट नहीं करेंगे। समझ में आया? बस सारे ट्रेट्स का जो इनहेरिटेंस होगा वो इंडिपेंडेंटली अकर होगा। कोई एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होंगे या इन्फ्लुएंस या अफेक्टेड नहीं होंगे। समझ में आ गया? मीन्स एक ट्रेट का दूसरे ट्रेट से कोई लेना देना नहीं होता है, कौन कैसे इनहेरिट हो रहा है। दोनों ट्रेट अलग अलग तरीके से अपने तरीके से वो इनहेरिट होते हैं, अपने हिसाब से मिक्स होते हैं। समझ में आ गया? बस ख़त्म। यही लॉज थे जो कंक्लूड किए गए। अब एक टॉपिक बचता है हमारा। क्या है वो टॉपिक? सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन मीन्स जो भी बच्चा पैदा होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा, ये कैसे डिटरमाइन होता है इसको भी देख लेते हैं। उससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट देख लेते हैं। देखो होता क्या है, जितने भी सोमैटिक सेल्स होते हैं बॉडी में, सोमैटिक सेल्स का मतलब वो सारे सेल्स जो कि हमारे मसल्स के सेल हैं, स्किन के सेल हैं, बोन के बॉडी के किसी भी पार्ट के जो भी सेल होते हैं, उन सब के पास क्रोमोसोम्स की संख्या क्या होती है? 23 पेयर्स होते हैं। मीन्स 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। क्रोमोसोम्स एक्चुअली में क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स जब सेल डिवीज़न होता है, देखो जब सेल डिवीज़न होता है तो डीएनए सेपरेटेड और हाईली क्वाइल्ड हो जाता है। ये जो डीएनए होता है वो सेपरेटेड और हाईली क्वाइल्ड मैनर में ऑर्गेनाइज हो जाता है। उसी फॉर्म को हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। तो हर एक सेल के पास क्या होता है? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। और ऐसे सेल्स जिनके पास 2 सेट यानी 23 पेयर्स ऑफ, पेयर में 2 सेट होते हैं ना, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होंगे, उन्हें हम कहते हैं डाइप्लॉइड सेल। मीन्स डाइप्लॉइड क्या होते हैं? ऐसे सेल जिनमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। यानी संख्या कितनी है टोटल? 46। सारे सोमैटिक सेल्स यानी बॉडी के सारे सेल्स में 46 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम होंगे। लेकिन एक्सेप्ट सेक्स सेल यानी गैमीट यानी कि मेल गैमीट यानी स्पर्म सेल, फीमेल गैमीट यानी एग में क्या होता है? 23 पेयर्स नहीं होते। 23 पेयर्स नहीं होते हैं। 23 पेयर्स नहीं होते हैं। 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। 23 नंबर्स होते हैं, 23 पेयर्स नहीं होते हैं। मीन्स एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे, ओनली 1 सेट ऑफ। देखो डाइप्लॉइड, डाई का मतलब ही होता है 2 और हैप्लो का मतलब होता है सिंगल। तो सिंगल सेट जिसके पास है
वो हैप्लॉइड, 2 सेट यानी 46 नंबर्स यानी 23 पेयर्स जिसके पास हैं वो डायप्लॉइड। तो हमारे गैमीट में 23 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। अब होता क्या है, ध्यान से समझना। मेल गैमीट है, स्पर्म सेल, इसके पास कितने पेयर्स होंगे? 23 नंबर्स होंगे, पेयर्स नहीं होंगे। और यहाँ पर एग, इसके पास कितने क्रोमोसोम होंगे? 23। तो ये होंगे क्या? हैप्लॉइड। ये भी क्या है? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड क्या है? ऐसे सेल जिसमें ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, यानी 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। अब क्या होगा, यहाँ से स्पर्म से 23 नंबर आएंगे क्रोमोसोम के, और एग से 23 आएंगे। तो जो जाइगोट फॉर्मेशन होगा वहाँ पे क्या होगा? 23 + 23 फिर से कितने आ जाएंगे? 46। ये पेयर वापस से बन जाएंगे और जो जाइगोट होगा वो क्या हो जाएगा? डायप्लॉइड। समझ में आया? गैमीट सेल्स जितने होंगे उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 होगा। 23 मेल गैमीट के पास और 23 फीमेल गैमीट के पास। जब फ्यूज़न होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, तो यही 23 और 23 मिलकर के 46 बन जाएंगे, और जो जाइगोट फॉर्मेशन होगा वो एक डायप्लॉइड हो जाएगा। समझ में आ गया इतना? वेरी गुड। अब हम सेक्स डिटर्मिनेशन को समझते हैं। जब भी कोई ऑफस्प्रिंग, यानी कि जब भी कोई बेबी डेवलप होता है, तो उसका जेंडर, यानी कि वो मेल होगा या फीमेल होगा, ये डिसाइड होता है क्रोमोसोम से। किसके क्रोमोसोम से? इसी डिटर्मिनेशन के प्रोसेस को हम सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। तो अब इसको ध्यान से समझते हैं। जो मेल है और फीमेल है, फीमेल के पास जो भी क्रोमोसोम होता है, सेक्स क्रोमोसोम जो भी होता है, वो दोनों फीमेल में आइडेंटिकल होते हैं, दोनों एक्स होते हैं, एक्स क्रोमोसोम दोनों होते हैं। लेकिन मेल के पास क्या होता है? एक तो एक्स होता है और एक स्मॉल साइज वाई क्रोमोसोम होता है। अब यहाँ पे क्या होता है ये आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये एलील्स वर्क कर रहे हैं या नहीं, डिफरेंट। तो यहाँ पे क्या होगा प्रोसेस? फ्यूज़न होगा। यहाँ से आएगा एक्स, यहाँ से आ गया एक्स, फिर यहाँ से आया एक्स, फिर यहाँ से आ गया एक्स, राइट। फिर यहाँ से आया वाई और यहाँ से आया एक्स, फिर यहाँ से आया वाई और यहाँ से आया एक्स। एक्स डोमिनेटिंग होता है, इसलिए एक्स को हम पहले लिखते हैं, ठीक। तो इस कंडीशन में आपको ये पॉसिबिलिटीज़ मिल गई। तो आप देख रहे हैं 50-50% है दोनों। तो जब x और x पॉसिबिलिटी मिली, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये x क्रोमोसोम आपको कहाँ पे दिख रहा है? फीमेल के अंदर दिख रहा है। तो जब x और x
आपको पॉसिबिलिटी मिली, इसका मतलब जो बेबी होगा वो एक गर्ल चाइल्ड होगी, वो एक गर्ल चाइल्ड होगी। यहाँ पर भी वो एक गर्ल चाइल्ड होगी। कैसे पता चल रहा है? एक्स और एक्स दिख रहे हैं। एक्स और एक्स कहाँ पे मिले थे बेटा? फीमेल में मिले थे। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पे कुछ अलग कंडीशन है। एक्स और वाई है। एक्स और वाई कहाँ दिख रहा था? मेल में दिख रहा था। तो यानी यहाँ पे जो चाइल्ड होगा वो बॉय होगा, और यहाँ पर भी सेम कंडीशन, बॉय होगा। यानी 50-50% चांस है कि जो भी बच्चा पैदा होगा वो लड़का होगा या लड़की होगा। और ये डिसाइड किससे हो रहा है? मेल क्रोमोसोम से ये डिसाइड हो रहा है। मेल क्रोमोसोम से क्यों डिसाइड हो रहा है? क्योंकि मेल क्रोमोसोम के पास एक एक्स क्रोमोसोम है और एक वाई। हाफ स्पर्म कैरी करता है एक्स को, हाफ स्पर्म कैरी करता है वाई को। तो मायने क्या रखता है कि फ्यूज कौन सा हो रहा है? एक्स से एक्स हो रहा है या एक्स से वाई हो रहा है? एक्स डोमिनेटिंग होता है, इसलिए एक्स को हमेशा आगे लिखते हैं, ये याद रखना। एक्स एक्स अगर बना तो गर्ल, क्योंकि फीमेल में हम देख रहे हैं एक्स एक्स क्रोमोसोम। एक्स वाई बना, मेल में दिख रहा है, तो क्या होगा? बॉय। समझ में आ गया होगा यहाँ तक सारी चीज़ें आपको। और जो शुरुआत में आपको टास्क दिया था वो भी कंप्लीट हो गया होगा, राइट? तो अगर इसमें कहीं से भी अभी भी आपको लगता है, मैंने पूरे सारे टॉपिक्स को बहुत ही स्लो मैनर में कवर किया है, बहुत स्लो मैनर में कवर किया है कि एक एक चीज़ें आपको समझ में आ जाए। अगर अभी भी आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है, कमेंट में लिख दीजिए, उसको समझा दिया जाएगा। दूसरी चीज़, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, ड्रॉप इट। समझ में आ गया? तीसरी चीज़ आप एक क्वेश्चन का आंसर देंगे कमेंट में। जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज व्हाट? जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? इसका आंसर आप कमेंट में देंगे, और कोई क्वेरी है तो वो भी कमेंट में लिख देंगे। थैंक यू।